नमस्कार दोस्तों, साल 1686 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्पायर के खिलाफ जंग छेड़ देती है। उस वक्त गद्दी पर बैठे थे औरंगजेब और इस जंग को एक बहुत बड़ी बेवकूफी बताया जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी मुगलों की आर्मी के कंपैरिजन में बहुत कमजोर थी, छोटी थी। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि बहुत ही आसानी से मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। इंडिया में मौजूद कंपनी की फैक्ट्रीज को जब्त कर लिया गया, ढेर सारे EIC के ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया गया और जो गवर्नर थे कंपनी के उस वक्त उन्हें घुटने टेकने पड़े औरंगजेब के सामने। इसके बावजूद भी करीब 300 सालों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसे एक फॉरेन कंपनी ने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अपना कब्जा जमा लिया। आज जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनीज आपके दिमाग में आती हैं, एप्पल, गूगल, फेसबुक, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन सारी कंपनी से ज्यादा बड़ी बन गई थी और ज्यादा ताकतवर भी। कैसे पॉसिबल हो पाया ये, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। British East India Company, the company that ruled India and a large part of the Indian subcontinent. Britain destroyed India through looting, expropriation and outright theft. It was not the British who conquered India, it was a rogue multinational corporation. Like no other, one that was set up to trade, but also had powers to take land, to wage war, and also resolve peace. हमारी कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों साल 1600 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी जाती है कुछ मर्चेंट्स के द्वारा। ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, यानी इसका बिजनेस शेयर होल्डर्स के द्वारा ओन किया जाता था और शुरुआत में इसके सिर्फ 125 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने साथ में मिलकर 70,000 पाउंड रेज किया एज कैपिटल। इस कंपनी को बनाने के पीछे मकसद था मसालों की ट्रेडिंग करना, स्पाइसेस में ट्रेडिंग करना, साउथ ईस्ट एशिया के स्पाइस आइलैंड्स में जाकर। अगले साल 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पहले सफर पर निकलती है और इंडोनेशिया में जाकर 2 फैक्ट्री सेटअप करती है। उस जमाने में इंडोनेशिया के इन आइलैंड्स पर ऑलरेडी स्पेनिश और पोर्चुगीज ट्रेडर्स काम करने लग रहे थे। साथ ही साथ डच ट्रेडर्स ने भी रिसेंटली उसी रीजन में ट्रेडिंग शुरू करी थी। ये डच कंपनी इंग्लिश कंपनी के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिटेबल निकलती है, इनके पास ज्यादा पैसा होता है और बेहतर आर्मी भी होती है। समय के साथ साथ ये उस एरिया में डोमिनेंट पावर बन जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रियलाइज करती है कि हमें अपना धंधा कहीं और करना पड़ेगा, इन डच लोगों ने हमारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए ये और जगहें ढूंढते हैं और इनकी नजर इंडिया पर पड़ती है। इंडिया में भी बहुत से स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स थी। तो साल 1608 में EIC के मर्चेंट्स इंडिया पहुंचते हैं और लैंड करते हैं आज के दिन के गुजरात में सूरत शहर पर। देश पर मुगलों का राज था और मुगलों की जो आर्मी थी 4 मिलियन आर्म्ड लोगों की आर्मी थी, बहुत ही ताकतवर थी। कंपनी के ऑफिशियल्स जानते थे कि इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये लोग हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करने। जो भी यहाँ पर लोकल महाराजा शहंशाह मौजूद है उसे थोड़ा अपीस करने की कोशिश करते हैं। तो उस जहाज के जो कैप्टन थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस, वो जहाज से उतरते हैं और एक बड़ा लंबा सफर तय करते हैं आगरा तक, जो कि मुगलों की कैपिटल थी उस वक्त। वहां पहुंचकर वो मिलते हैं मुगल एम्परर जहांगीर से, बात करने की कोशिश करते हैं कि प्लीज हमें परमिशन दे दो फैक्ट्री सेटअप करने की, हम भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं सूरत में। लेकिन जहांगीर इस परमिशन को देने से मना कर देते हैं। इसके पीछे एक सिंपल रीजन ये था कि सूरत में उस वक्त पोर्चुगीज ट्रेडर्स मौजूद थे और पोर्चुगीज ट्रेडर्स के अच्छे रिलेशंस थे मुगलों के साथ। तो कोई रीजन नहीं था जहांगीर के लिए उनके कॉम्पिटिटर इंग्लिश ब्रिटिश लोगों को जगह दे यहाँ पर। तो EIC के ऑफिशियल सोचते हैं कि मुगल टेरिटरी में हमें जगह नहीं मिल पाई तो इंडिया के किसी और हिस्से में जाकर कोशिश करते हैं जहां पर इनकी टेरिटरी नहीं हो, जहां पर किसी और राजा का शासन हो। साल 1611 में इनकी एक कोशिश सक्सेसफुल प्रूव होती है जब आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपनी ये पहली फैक्ट्री खड़ी करते हैं। वहां के जो लोकल राजा थे उन्होंने परमिशन दे दी थी। अगले कुछ सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी और फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करती है और अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर। ऐसा करते वक्त कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट की ये सिचुएशन में आ जाते हैं बाकी और यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ। साल 1612 में ये वापस सूरत जाते हैं और वहां पर पोर्चुगीज के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। बैटल ऑफ स्वाली इसे कहा जाता है और पोर्चुगीज लोग हार जाते हैं। इसके बाद से पोर्चुगीज का जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत घट जाता है और मोस्टली गोवा के आसपास तक रिस्ट्रिक्ट रह जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बड़ी खिलाड़ी बन जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इस जीत के कुछ ही टाइम बाद साल 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्वेस्ट करती है इंग्लिश किंग जेम्स I को कि इस बारी वो अपनी तरफ से एक रॉयल रिप्रेजेंटेटिव भेजे मुगल राजा को। अगर वो कोशिश करेंगे तो शायद इस बारी ये मुगल शहंशाह मान जाएंगे। तो इंग्लिश क्राउन की तरफ से सर थॉमस रो को भेजा जाता है जो कि एक डिप्लोमेट होते हैं। ये वो कर दिखाते हैं जो हॉकिंस नहीं कर पाए थे। जहांगीर से जब ये मिलते हैं तो को कई बड़े बड़े शानदार तोहफे देते हैं और जहांगीर उन तोहफों को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं और इसीलिए जहांगीर एक शाही फरमान इशू करते हैं, एक रॉयल ऑर्डर जो कहता है कि
इंग्लिश लोगों को अब परमिशन दी जाती है कि सूरत में अपनी वो फैक्ट्रीज बना सके। इतना ही नहीं, कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स भी दे दिए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कि कुछ कुछ टेरिटरीज में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेडिंग कर सकती है और इसके बदले एक एनुअल पेमेंट उन्हें देनी पड़ेगी मुगल शहंशाह को। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री फाइनली जाकर खड़ी होती है सूरत में और अगले कुछ दशकों में कई और फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी जाती है। मद्रास, अहमदाबाद, बॉम्बे, आगरा, पटना। कंपनी का धंधा बहुत अच्छा चलता है, काफी मुनाफा कमाते हैं ये कॉटन, इंडिगो, सिल्क, सॉल्ट और बाद में ओपियम और टी जैसी चीजों में ट्रेडिंग करके। जिन शहरों में इनकी फैक्ट्रीज लगी थी उन शहरों में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है और लोग आकर्षित होते हैं उन शहरों की तरफ। कंपनी की धीरे धीरे इन जगहों में मोनोपोली बन जाती है। ये फोर्टिफाइड बेसिस भी बनाने शुरू कर देते हैं। अभी तक ज्यादातर फैक्ट्रीज ईस्ट इंडिया कंपनी की वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी। अब ये चाह रहे थे कि मुगल टेरिटरीज के सारे इलाकों पर ये अपनी फैक्ट्रीज बना सके, स्पेशली ईस्ट में, बंगाल में। उस वक्त बंगाल का मतलब था आज के दिन का वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश प्लस बिहार प्लस ओडिशा। कमर्शियली बहुत ही सक्सेसफुल रीजन इसे माना जाता था उस टाइम में भी। कंपनी के एम्बिशंस बहुत बड़े थे। कंपनी अब पॉलिटिकल पावर भी चाहती थी अपने हाथों में। इसके पीछे सिंपल रीजन था ताकि ट्रेडिंग आसान बन सके, बाकी जो भी कॉम्पिटिटर्स आए उन्हें आसानी से हटाया जा सके। तो ये जाकर अपने इंग्लिश किंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें हमारी पावर्स बढ़ा दो, हम और मुनाफा जनरेट कर पाएंगे। तो साल 1670 के अराउंड उस वक्त के जो इंग्लिश किंग चार्ल्स II थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स दे देते हैं कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज को भी एक्वायर कर सकती है, पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में रख सकती है, पैसे की मिंटिंग कर सकती है, अपनी टेरिटरीज में सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन ओवरसी कर सकती है। इतना ही नहीं, अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी रख सकती है, अलायंसेस भी बना सकती है और जंग भी छेड़ सकती है। आज के दिन ये सुनने में बहुत ही अनबिलीवेबल लगता है, क्योंकि आज के दिन जब भी हम कंपनीज को सोचते हैं कि एप्पल, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इन कंपनीज के पास इतनी पावर आ जाए कि अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी रखने लग जाए, अपना खुद का जस्टिस सिस्टम बनाने लग जाए, खुद के पैसे की प्रिंटिंग करने लग जाए और बाकी और देशों के साथ जंग पर भी चले जाए। थैंकफुली आज के दिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन उस वक्त इंग्लिश मोनार्की ने ईस्ट इंडिया कंपनीज को ये पावर दे दी। इसका मतलब ये था कि अब इंपीरियलिज्म की एक एजेंट बन सकती थी। साल 1682 में EIC नेगोशिएट करने की कोशिश करती है उस वक्त के बंगाल के मुगल गवर्नर के साथ, शाइस्ता खान। कंपनी चाहती है कि गवर्नर एक शाही फरमान इशू करे कि बंगाल में भी आसानी से ट्रेडिंग करना अलाउड हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपनी की ऑलरेडी कुछ प्रेजेंस थी बंगाल में, लेकिन वो ट्रेडिंग राइट्स चाहते थे और टैक्स कट्स चाहते थे जिससे कि ट्रेडिंग करना और आसान हो सके। उस वक्त नए मुगल शहंशाह गद्दी पर थे, औरंगजेब। जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी की इस रिक्वेस्ट को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि कितने एरोगेंट